हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज गद्य खंड का पार्ट 6, जिसका नेम है प्रेमचंद के फटे जूते। क्षितिज गद्य खंड का पार्ट 6 है ये, प्रेमचंद के फटे जूते। इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले जान जाते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते इस चैप्टर को लिखा कौन है। लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी, ये इस चैप्टर के लेखक हैं। और हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। और ये जो इनकी हिस्ट्री है, ये जो पूरा इनका जो लाइफ का जैसे इनकी लाइफ बीती, ये सब लिखा गया है। तो ये सब हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये हम लोग जीवन परिचय हरिशंकर परसाई का देखेंगे। इसलिए इस वीडियो में बिना हम जीवन परिचय का डिस्कस किए चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को का 2 शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो बोला गया कि हरिशंकर परसाई इस चैप्टर को लिखे हैं, प्रेमचंद के बारे में बताए हैं, तो इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं सामने उभर कर आती हैं, इसे हमें उत्तर में लिखना है। उत्तर यहाँ पे हमें साफ साफ अक्षरों में दिख रहा है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। ये सब प्रेमचंद्र जी की अच्छाइयाँ हैं कि प्रेमचंद्र गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। दूसरी विशेषता की, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे। यानी कोई भी किसी की बुराई करता था या फिर सुनता था, ये सब चीज़ें प्रेमचंद को नहीं पसंद थी। तीसरी विशेषता है कि प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथा है कि प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। पांचवा विशेषताएं हैं कि वे हर परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। यानी प्रेमचंद्र जी बहुत अच्छे थे, एकदम सादा जीवन जीते थे, झूठ नहीं बोलते थे, वो सामाजिक बुराइयों से दूर रहते थे, वो बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्हें हर बातों से डर कर पीछे हटना नहीं अच्छा लगता था, वो हर बातों से डटकर सामना करते थे। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है कि सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। मतलब आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में से जो आपको सूटेबल लगे आप उस पर टिक करिए। तो चारों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है कि बाएं पांव का जूता ठीक था, ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। क्या ऐसा कुछ अगर चैप्टर में लिखा है तो आप इसे टिक करिए, ऐसा नहीं लिखा है तो इसे रॉन्ग टिक करिए। ऑप्शन दूसरा है कि लोग तो इस चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा ऑप्शन है कि तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती हैं। घ है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसमें से कौन सा ट्रू है वो उस पर हमें निशान लगाना है। तो चैप्टर के अनुसार की बात करें तो दूसरा ऑप्शन, हमें इस चैप्टर में बातें ये लिखी गई हैं कि लोग इस तरह एक दूसरे से फ़ोटो इतने अच्छे से खिंचाते हैं जैसे फ़ोटो में खुशबू आ रही हो। तो यानी हम इस ख पे टिक लगाएंगे और उत्तर में भी लिखेंगे कि ख, लोग तो इस चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। क्वेश्चन 3 है कि नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें 3 चीज़ दिया गया है, क ख ग, ठीक है। इसमें से आपका व्यंग क्या कह रहा है या फिर आप क्या समझते हैं, ये सब हमें लिखना है। तो क देखते हैं।
तीसरे का क्या है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 50 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को पढ़ने से लग रहा है फ्रेंड्स कि जूता महंगा मिलता है, अगर एक जूता खरीदे तो उसके बदले हम 50 टोपी खरीद सकते हैं। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है इस चैप्टर में लिखने का? क्या लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जूता महंगा मिलता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है का ऑप्शन का, इसे हम देखते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते 25 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब कुछ और है, तो उसको देखते हैं। क का आप उत्तर क में लिखेंगे कि यहाँ पर जूते का आशय समृद्ध है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा गया है टोपी का मतलब इज्जत से है, जूते का मतलब समृद्धि से है, टोपी का मतलब मान, मर्यादा और इज्जत से है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि एक जूते के बराबर 25 टोपियाँ होती हैं। इससे मतलब कि अब देश में इज्जत मर्यादा की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है संपत्ति के आगे। संपत्ति है तो सब कुछ है। ख है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पे ख का मतलब है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या है? इसका जो मेन मोटिव है जिस चैप्टर में लिखने का वो क्या है? तो उसका देखते हैं। ख पे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है, जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इज्जत महत्वहीन है। तो फ्रेंड्स, ये जो ख लिखा गया है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ लोग हैं समाज में जो कि इज्जत का मतलब कुछ समझते ही नहीं है धन के आगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग इज्जत के लिए मर मिट जाते हैं, सब कुछ अपना खो देते हैं कि हमारी इज्जत समाज में बनी रहे, और कुछ लोग इज्जत को महत्वहीन समझते हैं। अब ख है कि जिसे तुम ग है। अब ग का मीनिंग बताना है कि यहाँ पे लिखने का क्या अर्थ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ग है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब ये जो लिखा गया है कि जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पाँव की उंगली का इशारा करते हो, इसका मतलब क्या है? क्यों ये लिखा गया है? मजाक तो है नहीं, तो लिखा क्यों गया है वो चीज़ हमें बताना है। तो ग देखिए, क्वेश्चन ये है, आंसर यहाँ से स्टार्ट है कि प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को उस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो क्वेश्चन ग यहाँ पे है, उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें बताया गया है कि लेखक कह रहे हैं कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पाँव से इशारा करते हो। तो इसका मतलब ये है कि प्रेमचंद जी जो थे गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके महत्व को कम करें। तो कहने का मतलब कि गलत व्यक्ति अगर कोई रहता था या फिर कोई गलत वस्तु रहती थी तो उसे प्रेमचंद्र अपने हाथ के लायक नहीं समझते थे। हाथ से टच करना, हाथ से बातें करना इस लायक नहीं समझते थे, इसलिए यहाँ पे पैर का उपयोग करना उचित समझा गया है। प्रश्न 4 है कि पाठ के एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने के लिए अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल का विचार बदलता है कि
नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संबंध में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की वजह क्यों हो सकती है? तो फ्रेंड्स, आप पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आप पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेमचंद पहले सोचते हैं कि फ़ोटो लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके खिंचाते हैं, तो उन लोगों की पोशाकें कैसी होंगी। फिर वो थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि नहीं नहीं, आदमी की ऐसी पोशाक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आप सुनिए कि क्वेश्चन है कि लेखक जो है इस चैप्टर को जो लिख रहे हैं वो प्रेमचंद्र जैसे मतलब अपना जो विचार बदल रहे हैं उसके बारे में लेखक क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि प्रेमचंद्र जी हैं वो अपना विचार बार बार क्यों बदल रहे हैं, हमें क्या लग रहा है क्यों बदल सकते हैं, वो हमें अपने भाषा में लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़े का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतना साधारण है, तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व तो दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। तो देखिए, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी किसी पार्टी में जाएं, बर्थडे में जाएं, फिर भी वो एकदम साधारण कपड़ा पहनते थे। तो लेखक को लग रहा है कि ये जब घर में रहते होंगे तो कैसा कपड़ा पहनते होंगे, क्योंकि अब के लोग घर में पुराने कपड़े पहनते हैं और बाहर जाके अच्छी कपड़े पहनते हैं। ओके, तो हम अपने विचार से भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन तो बोला गया है कि इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की वजह क्यों है। तो प्रेमचंद्र के बारे में बार बार लेखक अलग गलत सही लिख रहा है, गलत सही सोच रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब वो कहीं देखा जब लेखक को पता चला कि प्रेमचंद इतने साधारण रूप में आते हैं किसी बर्थडे पार्टी में, किसी भी पार्टी में, तो वो साधारण मतलब डेली लाइफ में वो कैसे रहते होंगे। इसलिए इस बात की कन्फ्यूज़न को लेकर लेखक के विचार बार बार बदल रहे हैं। तो प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। मतलब आप लोग व्यंग पढ़े हैं लेखक का, तो आपको कौन सी बात अच्छी लगी है लेखक की। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यह बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को भी आकर्षित बताते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। यानी चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कड़वी से कड़वी बात को इजी बना करके लिखा गया है। ओके, तो आप ये आंसर ही को प्रश्न 5 है और उत्तर 5 यहाँ से यहाँ तक है। 6वां प्रश्न है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। यानी पाठ में एक टीले शब्द का प्रयोग किया गया है, वो टीला किस लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर में लिखते हैं कि टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के समाज विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो ये हम लोग का प्रश्न उत्तर खत्म हो गया। और चैप्टर में जब प्रश्न उत्तर दिया जाता है तो 2 पार्ट में करके दिया गया होता है, एक रचना एवं अभिव्यक्ति का भी दिया गया होता है। तो रचना एवं अभिव्यक्ति का एक क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। जैसे कि हमारी दृष्टि में वेशभूषा, जैसे कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। तो वेशभूषा के बारे में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कि आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है, यानी वो खुद के लिए कम पहनती है, दिखाने के लिए ज़्यादा वस्त्रों का प्रयोग करती है, अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करती है।
अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़ा पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में लिखा गया है कि आज की दुनिया जो है, आज के जो आदमी हैं वो दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़ों का प्रयोग करते हैं और उन्हें एक समाज में एक अच्छी मेरिट कब मिलती है, अच्छा स्टेटस कब दिया जाता है, जब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकलेंगे, महंगे से महंगे कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सस्ते कपड़े पहनते हैं या फिर नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो आपको गरीब समझा जाएगा। तो दोस्तों ये पार्ट 6 प्रेमचंद के फटे जूते का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।